हेलो एंड वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस। और आज हम लोग करेंगे एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो आपके लिए बेनिफिट करेगा नेट जेआरएफ सेट टीजीटी पीजीटी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 से। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस विद स्मार्ट स्टडी, या स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, वीडियो की लिंक और क्विजेज आपको वगैरह टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। हमारे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे सीरीज़ में 4 पहले हो चुके हैं इसके पार्ट में। तो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको क्वेश्चन देखना है, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और यदि आप अपने नोट करते जाएं और इसमें से जो आपको ना समझ में आ रहा हो क्वेश्चन, या आपने जिसका आंसर गलत दिया हो, तो अपने नोट्स में जरूर ऐड कर लें। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच केस इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। ऐसा कौन सा जो मूल संरचना सिद्धांत में देने वाला भारतीय संवैधानिक कानून में मामला था, इसमें मूल संरचना सिद्धांत दिया। अधिकतर लोगों को पता होता है इसका आंसर, बट फिर भी एक बार आप रिकैप कर लीजिए कि कौन कौन सी डेट भी पूछी जा सकती है बाई चांस आगे, कि क्या क्या केस किस क्रोनोलॉजी में लगाई। तो जैसे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस, मतलब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में आया था। ऑप्शन बी है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। सी ऑप्शन है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। डी है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस जो हुआ था, बेसिकली चुनाव से संबंधित था, यूपी में इससे संबंधित है। तो आंसर इज ए। इजी आंसर था, क्योंकि केशवानंद भारती केस ने 1973 में इंट्रोड्यूस किया था द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन विच लिमिट द पावर ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि यहाँ पर ध्यान रखना, पार्लियामेंट की लिमिट को इसने लिमिट करने की कोशिश की, जिससे कि वो जो बेसिक डॉक्ट्रिन है उसको अमेंड ना कर सके। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज करेक्ट। जो हमारे यहाँ इंडिया में न्यायिक समीक्षा है, ये आपको ध्यान रखना है कि न्यायिक समीक्षा से क्वेश्चन आया है, और लगभग हर एग्जाम में से क्वेश्चन बन सकता है। जुडिशियल रिव्यू से स्टेटमेंट वाइज बन सकता है, आर्टिकल रिलेटेड बन सकता है। तो आप समझिए, करेक्ट पूछा है कि आर्टिकल 32 प्रोवाइड फॉर जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कह रहा है आर्टिकल 32 क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्तियों का प्रावधान करता है। सेकंड स्टेटमेंट है, संविधान की 9वीं अनुसूची का मूल उद्देश्य कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखना था। तीसरा है, न्यायिक समीक्षा संविधान के तहत विधायी और कार्यकारी दोनों कार्यों पर लागू होती है। तो आपको आंसर इसका बताना है। द आंसर इज डी, यानी 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट्स हैं। ये कैसे, आर्टिकल 32 जो हमारा है वो ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है। ध्यान रखना आपको 32 मूल अधिकार के थ्रू, ठीक है। और व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों के कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट के लिए हम लोग न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है। 1951, ये आपको ध्यान रखना है, 1951 में जब प्रथम संविधान संशोधन हुआ, 9वीं अनुसूची का उद्देश्य था वास्तव में कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना था। जब 9वीं अनुसूची बनाई गई, आपको कमेंट सेक्शन में कहना 9वीं अनुसूची किससे संबंधित थी, टॉपिक उसका क्या है। और हालांकि बाद में जब IR कोयलो मामले में जब आया तो 2007 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे सुरक्षा को सीमित कर दिया गया, यानी 9वीं अनुसूची का भी आप न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा करी जा सकती है। थर्ड स्टेटमेंट है, भारत में न्यायिक समीक्षा संविधान के साथ उनके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए। ये ध्यान रखना आपको कि अगर न्यायिक समीक्षा होगी तो इसमें विधायी और कार्यकारी दोनों कार्यों तक फैली हुई है। ऐसा नहीं कह सकते कि जो विधायी है उसी को सिर्फ समीक्षा में लाएगी या कार्यकारी को। तो स्टेटमेंट आपको ध्यान से पढ़ना है कि जो न्यायालय है इसमें समीक्षा के लिए, वो दोनों के कार्यों को जुडिशियल कर सकता है आपका रिव्यू में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ केसेस हैं। पहले तो ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। आपको बताना है कि 4 केसेस दिए हैं, मेनका गांधी, AK गोपालन, IR कोयलो और मिनर्वा मिल्स का। इनके सिद्धांत क्या क्या है, प्रिंसिपल, एक तरफ हिंदी में एक तरफ इंग्लिश में। आप दोनों का कोई भी आंसर, ऑप्शन तो सेम ही होंगे। आंसर पहला तो दिया मेनका गांधी बनाम भारत संघ का 1978, AK गोपालन बनाम मद्रास 1950, IR कोयलो बनाम तमिलनाडु राज्य के साथ हुआ था 2007 में, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में आया। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। अब ये दिया है, जो सिद्धांत था इसमें आया कि 9वीं अनुसूची यानी जुडिशियल रिव्यू लिया है 9 शेड्यूल के लिए। अभी चलते हुए आए कि इसमें सभी लोगों ने पढ़ा था, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोसीजरल फेयरनेस इन आर्टिकल 21 में लाना, एम्फेसाइजिंग ऑन फंडामेंटल राइट ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इन निर्देशित सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों पर जोर देना, या मौलिक अधिकारों के लिए विशेष प्रक्रिया का सिद्धांत देना, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सक्लूसिव प्रोसीजरल फॉर फंडामेंटल राइट। तो आपको आंसर इसका बताना है कौन सा है। आंसर इस आपका ए है इसमें। कैसे, मैंने इसके लिए व्याख्या यहाँ कर दी है कि आपका जो मेनका गांधी था, यानी कह सकते हैं जो 1978 का आया मामला, पासपोर्ट से रिलेटेड था,
वैसे कहते तो मानेका है, पर मेनका हम लोग कह देते हैं, वैसे मानेका गांधी केस का कहा जाता है। आर्टिकल 21 की व्याख्या का विस्तार किया गया, जिसमें प्रक्रियात्मक निष्पक्षता यानी कह सकते हैं द प्रोसीजरल फेयरनेस की उचित प्रक्रिया। ठीक है, तो 1B का मतलब फर्स्ट का बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। धारणा को पेश किया। फिर एक गोपालन जो अनन्य प्रक्रिया जिसे कह सकते हैं एडवोकेट एक्सक्लूसिव प्रोसीजर डॉक्ट्रिन, मौलिक अधिकारों को संकीर्ण और स्वतंत्र रूप से देखा गया, यानी कह सकते हैं जो चीज़ इसमें लिखी है जैसे कि आपको निवारक नज़रबंदी में मतलब रखा गया, तो इसका जो प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए बस ये देखती थी। तो एक गोपालन 1952 का डी। IR कोयलो बनाम तमिलनाडु राज्य, अभी जस्ट पढ़ा था मूल संरचना सिद्धांत में कि 9वीं अनुसूची में कानूनों की न्यायिक समीक्षा को बरकरार रखा गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो IR कोयलो बनाम कितना मतलब महत्वपूर्ण हो सकता है, आगे क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले आया एक गोपालन 1950, और उसके बाद आया आपका मानेका गांधी बनाम भारत संघ का केस, अगर क्रोनोलॉजी में आ जाए कभी 1970। देन आपका हो जाएगा मिनर्वा मिल्स 1980, इसके बारे में था कि मौलिक अधिकारों की प्रधानता को मजबूत किया, यानी हम लोग कहते हैं कि सिस्टम ये था, इसे 4 का C दिया, निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों पर जोर दिया गया, फंडामेंटल राइट ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल को। तो आपको ध्यान रखना है, चाहे तो आप अपने नोट्स में इसको ऐड कर सकते हैं, और क्रोनोलॉजी वाइज लिखना कि आप मेनका गांधी आया, एक गोपालन आया, IR कोयलो 2007 का ध्यान रखना तमिलनाडु वाला, और 9वीं अनुसूची में कानूनों की न्यायिक समीक्षा को बरकरार रखा गया, इसमें मुख्यतः आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया। जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में पूछा जा रहा है, और ये पूछ रहा है कि कैसे वर्क करता है न्यायिक सक्रियता भारत के अंदर, किस तरीके से है। तो पहला स्टेटमेंट है, भारत में न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका यानी PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तंत्र के माध्यम से काफ़ी आगे बढ़ी, यानी कि बहुत अच्छा उसने रोल निभाया। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि पत्राचार यानी कहते हैं एपिस्टोलरी जुडिशन यानी कि अधिकार क्षेत्र की अवधारणा, न्यायालयों को अधिकारों के प्रवर्तन के लिए पत्रों को रिट याचिकाओं के रूप में मानने की अनुमति देता है, यानी एक तरीका है जिससे आप अपनी बात को इन्फोर्स करा सकते हैं। न्यायिक सक्रियता अक्सर न्यायिक अतिक्रमण के साथ जुड़ती है, जिससे न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करने के बारे में बहस होती है। आपको बताना है कि इसमें 3 सही कौन से हैं, या फिर तीनों सही हैं, या 2 सही हैं कोई। तो अगर आप देखेंगे ना, तो कुछ आपको स्टेटमेंट लगेंगे कि हाँ ये मतलब एक तो पक्का आपको लग रहा होगा PIL जब लेके आए। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि PIL लाने वाले कौन है भारत के अंदर, जस्टिस है, आप नाम उसका कमेंट सेक्शन जरूर बताना, और किस ईयर आई। देखते हैं, इसका आंसर D है, यानी 1 2 3 सही है तीनों स्टेटमेंट। कैसे, जो PIL था वो आया था न्यायिक सक्रियता को बढ़ाने के लिए आता है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। और उसके साथ में हम लोग देखते हैं कि पत्राचारी जो है ना, एपिस्टोलरी जुरिडिक्शन जो आता है वो करता है कोर्ट को कन्वर्ट करता है लेटर पत्रों को अनौपचारिक संचार को रिट याचिकाओं में बदलने की अनुमति दे देता है। कभी होता है कि हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए, कभी जिनके पास पैसा नहीं है तो अपनी बात नहीं पहुंचा पाते, तो अनौपचारिक जैसे कि कई केसेस ऐसे होते हैं जो थ्रू पहुंचते हैं, डायरेक्टली नहीं होते, अनौपचारिक तरीके से जाते हैं केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास में। और न्यायिक सक्रियता क्या होगा, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि अभी पर्यावरण का जो मुद्दा हुआ या फिर कोई भी है, तो वो कार्यपालिका विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करता है, पॉलिसी बताने की बात करता है कि आपको ऐसे करना है, तो उनके कार्यों में हस्तक्षेप करता है। इसीलिए लिखा है कि चिंताएं पैदा की हैं जहां अदालतों को अपने संवैधानिक जनादेश से आगे बढ़कर कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में दखलंदाजी करते हुए देखा जाता है। जैसे अभी आप रिसेंटली मुझे देख लीजिए, कुछ ऐसे मामले हुए हैं, जैसे अभी करंटली में दिल्ली में मामला हुआ पर्यावरण प्रदूषण का, तो ऐसे ऐसे निर्देश बना दिए जो कार्यपालिका विधायिका को, दिल्ली सरकार को बनाने चाहिए थे, MCD वगैरह को, बट डेफिनेटली कोर्ट ने ऐसे आदेश दे दिए कि आपको ऐसा ऐसा करना है। तो कह सकते हैं कि एक सरकार के रूप में काम करने लगती है। तो इसी का इसमें दिया है कि क्या दखलंदाजी करती है, तो आपने ज़रूर विचार इस पर दीजिएगा कि कमेंट सेक्शन में क्या सही है या गलत। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ केशवानंद भारती केस 1973 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब फिर केशवानंद भारती केस से आया क्योंकि ये फेमस केस है, और इससे लगभग मान करते हैं किसी भी एग्जाम में, अगर अल्टरनेट एग्जाम में, तो आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसमें पूछा गया कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। द वर्डिक्ट इस्टेब्लिश्ड द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओवर पार्लियामेंट्री सोवर्निटी। इस फैसले ने संसदीय संप्रभुता पर संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की। पहला स्टेटमेंट, अगर आपने केशवानंद भारती को इसको थोड़ा सा भी पढ़ा तो आप क्वेश्चन को डील कर लेंगे अच्छे से।
सेकेंड है द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इंश्योर दैट अमेंडमेंट्स वायलेटिंग फंडामेंटल राइट कैन बी इनवैलिडेड। मूल संरचना सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले संशोधनों को अमान्य किया जा सकता है। तीसरा है द जजमेंट एक्सप्लिसिटली लिस्टेड ऑल कंपोनेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस फैसले में संविधान की मूल संरचना के सभी घटकों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया गया है। अब ये जो आया है ना थर्ड स्टेटमेंट, आप जब पढ़ेंगे थोड़ा सा अजीब लगेगा, इसका आंसर होगा ए होगा। कैसे, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। 1 2। अब देखिए ये संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की, आपको ध्यान रखना है 1973 के केस में, ठीक है। उसके साथ में मैंने अगले स्टेटमेंट जोड़ रखा है 1973 में संविधान सर्वोच्च और मूल संरचना सिद्धांत को पेश किया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बना दिया, ठीक है, और संसद की शक्ति को सीमित किया। जैसा हम लोगों ने पढ़ के आए हैं द पर्पज़ ऑफ द प्रीएम्बल का डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। उसके बाद मूल संरचना सिद्धांत न्यायपालिका को उन सभी संशोधनों को अमान्य करने की अनुमति देता है जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का या संविधान की मुख्य विशेषताओं को बदल देते हैं, जैसे बदलने की कोशिश करते हैं। और आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो निर्णय में मूल संरचना, यानी कह सकते हैं कि ऐसा सभी नहीं दिए गए हैं। बेसिकली हर केस से न्यायपालिका ने ये कहा था कि मैं अभी तो कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि ये सब इतने में होंगे, बट जैसे जैसे केसेस आते गए आगे धीरे धीरे करके इसकी न्यायिक समीक्षा करते करते हर केस की थोड़ा बहुत निकलेगा, उसी से आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन बनेगा। वैसे लिखा है कि धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, उदाहरण दिए, मामले आगे की व्याख्या के लिए खुला छोड़ दिया जाए, ऐसा उन्होंने कहा था। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फोर्थ जजेस केस 2015 यानी 2015 का इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री में क्या क्या रखता है इम्पैक्ट, आपको ये बताना है। चौथा न्यायाधीश मामला, इससे 3 और पहले हुए हैं, वो भी आपको इसी आगे क्वेश्चन में दिए हैं, आप बताएंगे इसमें। ये बेसिकली MCQ पर्पस हैं, बट आपका न्यायपालिका से रिलेटेड क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आता है आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या कहता है। द 4 जजेज केस वॉज सिग्निफिकेंट इंडियन जुडिशरी में, तो इसने क्या किया कि एनजेक को अनसंवैधानिक करार दे दिया, यानी कि स्ट्रक डाउन कर दिया। जैसे अभी कुछ दिन पहले पिछले साल ही जो हमारा बॉन्ड वाला था उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, स्ट्रक डाउन कर दिया गया। हम लोग देख सकते हैं इट रीअफर्म द कॉलेजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटिंग जजेज टू द हायर जुडिशरी के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए हो गया। इसमें इसने उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली की पुष्टि की। या थर्ड स्टेटमेंट था जजमेंट इंट्रोड्यूस ए न्यू मेथड ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट बैलेंसिंग एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर। इस निर्णय ने न्यायिक नियुक्तियों की एक नई पद्धति शुरू की जिसमें कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों की संतुलन बनाया गया। उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसका आंसर है ए। कैसे, द 4 जजेस केसेस जो था उसने स्ट्रक डाउन तो कर दिया, यानी उसने एनजेक को अनसंवैधानिक करार घोषित कर दिया। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये कौन सा संविधान संशोधन था जिससे एनजेक आया था। सेकेंड है द कॉलेजियम सिस्टम वाज रीअफर्म किया गया, मेंटेनिंग द जुडिशरी प्राइमेसी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। कॉलेजियम प्रणाली की फिर से पुष्टि की गई और न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्रधानता को बनाया गया। मतलब अभी भी कॉलेजियम सिस्टम चलता है, पर थोड़ा सा पारदर्शिता लाने के लिए द जजमेंट डिड नॉट इंट्रोड्यूस ए न्यू मेथड, कोई नया मेथड नहीं लाया, क्योंकि एनजेक को जब समाप्त कर दिया गया, कॉलेजियम सिस्टम को बनाए रखा गया, तो ऑटोमेटिकली ये कि कॉलेजियम सिस्टम तो कहीं नया फंक्शन तो आएगा ही नहीं, तो इस तरीके से स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और अभी भी प्रयास यही किया जा रहा है कि सारी चीज़ों को बैलेंस करके चला जाए, एग्जीक्यूटिव आपका विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को बैलेंस से करके चला जाए। पर वो कह रहा था कि इससे आपका न्यायपालिका में हाशिया बढ़ रहा था कार्यपालिका और न्याय विधायिका का, ठीक है, एनजेक के थ्रू। ऐसा 4 जजेस केस का 2050 का मामला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 13 एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू डिक्लेयर लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ दे वायलेट फंडामेंटल राइट। अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार होता है। न्यायिक समीक्षा कैसा पूछा जा रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट है जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया अप्लाइज ओनली टू लेजिस्लेटिव एक्शन नॉट एग्जीक्यूटिव डिसीजन, यानी भारत में न्यायिक समीक्षा केवल विधायिक कार्यों पर लागू होती है, कार्यकारी निर्णयों पर नहीं। ऐसा स्पेशली पूछा गया। सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल संरचना सिद्धांत के तहत संवैधानिक संशोधन की समीक्षा करने की शक्ति है। तो आपको स्टेटमेंट देखना कि और न्यायिक समीक्षा से रिलेटेड आप 2 मैं इसलिए बनाए हैं, कभी कोई क्वेश्चन बेसिकली स्टेटमेंट बेस भी बन सकता है एग्जाम में। द आंसर इज बी। जो बीच वाला था ये सेकंड स्टेटमेंट वो गलत है। कैसे, पहला है आर्टिकल 30 प्रोवाइड आपको करता है फंडामेंटल जुडिशियल रिव्यू के लिए, ठीक है। आर्टिकल 13 तो कोर्ट टू स्ट्रैक डाउन लॉज फंडामेंटल, जहाँ तक फंडामेंटल आपके राइट को वायलेट करते हैं वहाँ तक उसको कह सकते हैं कि असंवैधानिक करार घोषित कर दिया जाता है, ठीक है।
उसके बाद में सेकंड गलत कैसे है कि भारत में न्यायिक समीक्षा यानी कि जो विधायी कार्यकारी दोनों पे लागू होती है। अभी क्वेश्चन पिछले भी किया है, दोनों पे होगा, कह सकते हैं आपका कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी है बहुत लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पे काम करेगी, ठीक है, जिससे कि चेक एंड बैलेंस बना रहेगा। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू द पावर टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चेक करने की शक्ति है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती केस में जो हमें लाया गया है उसके द्वारा चेक करने की शक्ति दी गई है न्यायपालिका को कि आपके जो भी संवैधानिक संशोधन है या फिर आपने कोई ऐसा लॉ रेडी किया है तो उसको चेक कर सकता है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन को, आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कैसे लगे और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना जिससे उनको भी लाभ इसका मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ पर्सपेक्टिव ओवर रूलिंग इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। अधिनिर्णय जो आता है ना सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, ओवर रूलिंग करता है तो अगर डॉक्ट्रिन ऑफ पर्सपेक्टिव में पहला है इस सिद्धांत पहली बार गोलकनाथ मामले में पेश किया गया। पहला पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को केवल भविष्य के मामलों पर लागू करने की अनुमति देता है, पिछले निर्णयों को प्रभावित नहीं करता है। अधिनिर्णय के बारे में पूछ रहा है ओवर रूलिंग। अमेरिका के विपरीत भारत में सिद्धांत केवल संवैधानिक मामलों पर लागू होता है, ना कि वैधानिक व्याख्याओं पर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हैं बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, इसमें आपको कोई डिटेल वैसी नहीं मिल रही है, तो इसका आंसर ए है क्योंकि थर्ड इस गलत है क्योंकि यूएसए से ऐसा नहीं है। देखते क्या है तो संभावित जो आपका निर्णय आता है पहली बार गोलकनाथ मामले में लाया गया। गोलकनाथ मामले में यह कहा गया कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो नहीं होगा किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट में, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय फैसला है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है किसी भी प्रकार से, नॉट अमेंड इन फंडामेंटल राइट, बट यह सिद्धांत न्यायालय को अपने निर्णयों को भविष्य के मामलों में लागू करने की अनुमति देता है। जैसे कोई मामला 1967 से पहले हो चुका हो उस पर ये मान्य नहीं है, बट करंटली जो 67 के बाद आएंगे उस पर लागू होगा, ऐसा डॉक्ट्रिन ऑफ पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है आगे की तरफ चलना, ठीक है, ओवर रूलिंग। सेकेंड है सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को केवल भविष्य के मामलों में लागू करने की अनुमति देता है, जिसका अर्थ यह है कि पिछले मामलों में पहले से लागू कानून या व्याख्याएं अप्रभावित रहती हैं। 1967 से पहले जो मामले हो चुके थे उनसे रिलेटेड इसका कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट ये कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत यानी उससे कह सकते हैं ऑपोजिट में संभावित अधिनिर्णय व्यापक रूप से लागू होता है। अब ऐसा होते हैं कैसे, भारत में सिर्फ ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से नहीं है, इसमें आपका स्टैच्यूटरी इंटरप्रिटेशन से भी हो सकता है, केस टू केस बेसिक, यानी आपकी कोई भी केस से रिलेटेड कर सकता है आपका, और वैधानिक व्याख्या में भी आपका लागू कर सकता है, यानी कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव या व्यापक रूप में आपके न्यायपालिका आपके चीज़ों को चेक कर सकती है इंडियन जुडिशरी सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर MOP इज अ की डॉक्यूमेंट इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है इस की डॉक्यूमेंट है भारतीय संविधान के अंदर या फिर न्यायपालिका के अंदर, न्यायिक नियुक्तियों में महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। जैसे MOP गवर्न करता है द अपॉइंटमेंट ट्रांसफर एंड एलिवेशन ऑफ जजेस टू द हायर जुडिशरी। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर कहता है कि आपका न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति को नियंत्रित करता है। MOP का मसौदा न्यायपालिका द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन इसके लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है। चौथे न्यायाधीश मामले 2015 यानी जैसे 4 जजेस केस कहा जाता है, इन न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए MOP में संशोधन का आदेश दिया है। ऐसा आपसे पूछा जा रहा है तो आप आंसर इसका दीजिए। द आंसर इज डी होगा, बिल्कुल तीनों सही है। जैसे द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर गवर्न करता है आपके उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति को नियंत्रित करता है। यह न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच परामर्श प्रक्रिया को रेखांकित भी करता है। तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर इज द की डॉक्यूमेंट दैट्स कह सकते हैं कि अपॉइंटमेंट ट्रांसफ़र एंड एलिवेशन ऑफ जजेज का, ठीक है। और दूसरा है द MOP से ड्राफ्ट किया गया न्यायपालिका द्वारा, बट इसके लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है क्योंकि चेक एंड बैलेंस रखना है भाई। अगर न्यायपालिका कोई को आप ये बता दीजिए कि न्यायपालिका में जो होगा ना वो संसद के द्वारा ही होगा, तो MOP वहीं से होगा, ठीक है। द 4 जजेज केस 2050 स्ट्रिक्ट डाउन कर दिया गया NJAC को। द मैंडेटरी रिवीजन ऑफ MOP एमिंग टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए अकाउंटेबिलिटी एंड जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस को NJAC को खारिज कर दिया है। MOP में संशोधन का आदेश भी दे दिया है। इसका उद्देश्य न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिसी एजेंडा इज द सम ऑफ ऑल पॉलिटिकल डिमांड दैट अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप हैव ट्राइड टू गेट ऑन टू पॉलिसी एजेंडा।
यानी दो स्टेटमेंट है, इनमें फॉल्स और ट्रू के बारे में बताना। नीति एजेंडा उन सभी राजनीतिक मांगों का योग होती है जिन्हें कई व्यक्तियों समूह ने नीति एजेंडे में शामिल करने का प्रयास किया होता है। नीति एजेंडा उन मांगों से बना है जिन पर नीति निर्माताओं ने विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की है। बेसिकली इसमें बात हो रही है पॉलिसी एजेंडा से रिलेटेड, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। नीति एजेंडा उन मांगों से ही बना होता है जिन पर नीति निर्माता विचार करने के लिए सहमत होते हैं, जो हमारे बनाने वाले हैं पॉलिसी, यानी कि एग्जीक्यूटिव और आपका विधायिका कार्यपालिका मिलकर जो चीज़ों को करते हैं। नीति निर्माणकर्ताओं की राजनीतिक प्राथमिकताओं के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है और नीति एजेंडा मुख्य रूप से नीति निर्माताओं के स्वयं के निर्णयों द्वारा निर्धारित किया जाता है। नीति एजेंडा में मुद्दे शामिल होते हैं जिन पर नीति निर्माता विचार करने या प्राथमिकता देने के लिए सहमत होते हैं। बेसिकली स्टेटमेंट था, आपको पढ़ना था और आपको आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं आगे कि कौन कौन सी क्योंकि 2014 के बाद कुछ योजनाएं कुछ ज़्यादा ही आ गई हैं इंडिया में। तो आपको देखना है कि कौन सी योजना किस मंत्रालय से रिलेटेड है। उज्ज्वला योजना, सौभाग्यम योजना, अटल पेंशन योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो अगर उज्ज्वला से आप समझ जाएंगे उज्ज्वला आपकी कैसे संबंधित थी, ठीक है। तो आंसर इज मैंने इसलिए ऐड कर दिया इसमें। आंसर नंबर 4 इसका है, ए का थर्ड से होगा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सौभाग्य योजना विद्युत मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पावर से रिलेटेड है। अटल पेंशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सीधी सी बात पेंशन है तो फाइनेंस से होगा। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम यानी सामाजिक सहायता ग्राम ग्रामीण विकास मंत्रालय से। तो आप इसे अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एंटी करप्शन मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट इन इंडिया। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। कुछ भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को कालक्रम लगाना, जैसे कि पहला है भ्रष्टाचार खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन आया, CAC, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, अनुसमर्थन करना यानी रेटिफिकेशन करना। बी स्टेटमेंट आपको ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट, अघोषित विदेशी है, धन शोधन निवारण अधिनियम या बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम। इनको बताना है कि क्रोनोलॉजी में लगाना। तो आप देख रहे हैं कि डी सबसे पहले आया, बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम। इसका आंसर देख लेते हैं। द आंसर इज आपका 2 है, यानी द बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 में आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अमेंड किया जाता है 2016 में। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आता है, जो आता है 2002 में, ठीक है। PMLA इसे कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और जो इफेक्ट किया जाता है उसे 2005 में किया जाता है, ठीक है। और रेटिफिकेशन जब किया जाता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन को, तो आपका 2005 में बना था, ठीक है। और रेक्टिफाइड किया जाता है 9 मई 2011, ठीक है। और ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट इम्पोजिशन ऑफ टैक्स इनेक्टेड ऑन 26 मई 2015। जो ये वाला आया था अघोषित विदेशी आय संपत्ति वाला, वो 2015 में आता है, ठीक है। ये आया था आपको 2005 में, पर हस्ताक्षर किए थे, और 9 मई 2011 को इसका समर्थन किया, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता ही बेनामी लेन देन वाला मैंने 1988 बता दिया, 2016 में इसका संशोधन हो चुका है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको कह सकते हैं ऐसे फैक्ट बेस है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट अमेंडमेंट ऑफ RTI एक्ट इन 2019 वाला जो आया था RTI नियम, उसमें क्या क्या संशोधन हुए। पहला है 5 साल में निश्चित अवधि से, मतलब अब आयुक्त सरकार की इच्छा पर पद धारण करता है। 10 से अधिक केंद्रीय सूचना आयुक्त हो सकते हैं। अब आयुक्त के वेतन और भत्ते भी सरकार द्वारा तय किए जाते हैं। या अब मुख्य सूचना आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष हो गई। तो RTI एक्ट आपको अच्छे से पढ़ के जाना है अगर कोई एग्ज़ाम आपके आगे हो, क्योंकि इसमें आपके स्टेटमेंट भी पूछ सकता है RTI किस सबसे पहले लागू हुआ, किस देश में, या ईयर भी, डेट, तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। द आंसर इज थर्ड है, A and C। कैसे सूचना का अधिकार था 2019 में, केंद्र सरकार ने इसको अमेंड किया। इसमें ये कहा, पहला जो स्टेटमेंट है कि जो टर्म था 5 साल निधि अवधि से, मतलब सरकार की इच्छा पर ही रहेंगे, ये पहला अमेंडमेंट था। और ये गलत है क्योंकि 10 से कम रखने थे, अधिक तो नहीं हो सकते, 10 तक मतलब, ठीक है। और वेतन भत्ते भी सरकार द्वारा तय किए जाएंगे। और डी जो था उसमें ऐसा कोई संशोधन किया नहीं गया, ठीक है। तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में। और ऐसा क्वेश्चन आया था, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। जस्टिस बी बालकृष्ण इराडी, न्यायमूर्ति के एस परिपूर्ण, न्यायमूर्ति सुहास सेन, न्यायमूर्ति DP वाधवा। तो आंसर इज जस्टिस बी बालकृष्ण इराडी थे इसके। फैक्ट है, आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं और करंटली भी आप याद कर सकते हैं।
1988 से 1993 तक ये रहे हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, कंज्यूमर वाले के। डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। नीति आयोग फॉर्म कैसे हुआ आपको ये बताना है। इट वॉज फॉर्म्ड एज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इट वॉज फॉर्म्ड बाई ए रेजोल्यूशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट, इट वॉज फॉर्म्ड बाई एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट वॉज फॉर्म्ड बाई एन ऑर्डर ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो नीति आयोग गठन कैसे हुआ आपको पता है। तो नीति आयोग गठन रेजोल्यूशन लेके आई थी एक केंद्रीय मंत्रिमंडल, जिससे इसका गठन आयोग हुआ बना है। तो नीति आयोग से फॉर्म बाई 1 जनवरी 2050 को बनता है। रिप्लेसिंग किसको करता है, प्लानिंग कमीशन को बदल देता है, यानी प्लानिंग कमीशन पहले चल रहा था जो हमारा 1950 से, उसको बदल देता है। नीति आयोग वाज फॉर्म्ड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा किया गया है। संसद के अधिनियम से नहीं, कार्यकारी आदेश या योजना आयोग के आदेश के द्वारा कुछ भी नहीं हुआ। भारत सरकार की नीति के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जो प्रोवाइडिंग करता है बोर्ड डायरेक्शन एंड पॉलिसी इनपुट बनाने के लिए काम करता है। जो योजना है तो वो 5 साल के लिए बनाने का कार्य करता था, और जो नीति आयोग है वो कहते थे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सतत, और जितनी भी चीज़ें हमारी सस्टेनेबल गोल्स आते हैं उनको भी लेके चलता है साथ में नीति आयोग। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक्सक्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2030 के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें क्या नहीं था कोई फीचर। तो पहला था प्रेग्नेंट वुमेन विल बी एंटाइटल्ड टू द मील्स, यानी कि भोजन की पात्रता होगी। सेकंड है एल्डेस्ट वुमेन को ऑफ द हाउस होल्ड को मिलेगा आपको राशन कार्ड, मतलब मुखिया के नाम से होगा ऐसा। बुजुर्ग महिला को घर का मुखिया बनाया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को कम से कम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की होगी। फोर्थ है गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी में निःशुल्क जांच की पात्रता होगी। तो आपको बताना इसमें से कौन नहीं था, तो इसका मतलब 3 तो सही होंगे। द आंसर इज 4। कैसे, देखिए पहला तो सही था कि पीडीएस के थ्रू गुणवत्तापूर्ण भोजन की बात की गई, ठीक है। पात्र परिवारों की पहचान करना, पीडीएस जिसे कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके थ्रू हम लोग कहते हैं राशन कार्ड में बांटने की बात करते हैं। तो महिलाओं को मुखिया बना देना। दर 13 में गर्भवती महिलाओं स्तनपान करने वाली महिलाएं भोजन पाने के हकदार होंगी। जारी करने के उद्देश्य से महिला परिवार की मुखिया होगी, यानी पीडीएस भी ध्यान रखना आपको पड़ेगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। 5 था कि 6 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में स्कूल में मुफ्त भोजन पाने के हकदार होंगे, और अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी शिकायत को दूर करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की जाएगी। तो मैंने हिंदी में ऐड कर दी, इंग्लिश में ऐड कर दी, जिसको जैसे भी अपने नोट्स में ऐड करना वो अपने जरूर ऐड कर ले। मुख्य लिए से पीडीएस का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, किसके थ्रू होता है, राशन कार्ड के थ्रू होता है। उसका कह सकते हैं कि मुखिया जो बुजुर्ग महिला होगी उसके अंदर से ध्यान रखना मुखिया के राशन कार्ड का। तो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं, और आप अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, आपने कितना स्कोर किया। हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ आप ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको टेस्ट नोटिफिकेशन और वीडियो की लिंक्स आपको यहीं पर अवेलेबल हो जाती हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके उनको भी लाभ मिल सके, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।